तो दोस्तों वेलकम टू दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट रेडियो सीरीज। यहाँ पर एंड आई हैव इम्पोर्टेंट टॉपिक आईएमएफ एंड इंडिया इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए एंड जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस बिगिन। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इस इंस्टीट्यूशन को और क्लोजली और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर कि ये एक फंड है और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो क्या माजरा है और क्लियरली हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो आईएमएफ की वीडियो है ये उनके द्वारा ही ऑफिशियली जारी की गई है, इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली 1945 में हुआ था। आज के डेट में मोर देन 185 मेंबर कंट्रीज, जैसा कि हमने देखा अराउंड 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये हेल्प करता है जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अलग अलग जो लेवल्स हैं, बैलेंसेस हैं, फॉरेन करेंसी के लेवल्स हैं, फॉरेन करेंसी को अगर किसी कंट्री की ज़रूरत है उससे रिलेटेड हेल्प करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस तरीके से उन्हें कैरी आउट करता है, और इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम इस वीडियो में जो है समझेंगे। तो यहाँ पर आईएमएफ में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो मेंबरशिप है नियर ग्लोबल है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के वो सारे इसके पार्ट हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसके की एक्टिविटीज़ को समझ लेते हैं। तो ये की एक्टिविटीज़ मेनली 3 एक्टिविटीज़ हैं आईएमएफ के जो ये कैरी आउट करता है। तो सबसे पहला है लेंडिंग यानी कि लोन्स देना, इसे जो है हम लेंडिंग कह रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से ये लेंडिंग की जाती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इनको भी हम समझेंगे। दूसरा है सर्वेलेंस। ये जो है आईएमएफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ पर आईएमएफ एक्चुअली मॉनिटर करता है सारे कंट्रीज़ में किस तरीके से उनकी इकोनॉमी चल रही है, ताकि उस कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे, साथ में ग्लोबली भी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो हर एक मेंबर कंट्री की मॉनिटरिंग, इकोनॉमी की मॉनिटरिंग आईएमएफ के द्वारा की जाती है, और इससे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करने के लिए रिकमेंडेशंस आईएमएफ देता है। साथ में कई बार आईएमएफ कुछ कंट्रीज जो कि हेल्प मांगने के लिए आईएमएफ के पास आते हैं, उनको उनकी इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए जो है प्रोत्साहित भी करता है। साथ में कई बार ये कह सकते हैं कि ये चेंजेस लाने के लिए आईएमएफ जो है वो हेल्प भी करता है। इसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, कंट्रीज़ के जो पॉलिसी डिसीजंस है, फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट को कोई बिग इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, तो वो आईएमएफ से ग्लोबल लेवल पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इससे रिलेटेड एडवाइस ले सकता है। ओके, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आईएमएफ इन कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेन करना, एडवाइस देना, रिकमेंडेशंस देना, जिनके थ्रू हेल्प करके उनके पॉलिसी मेकिंग में उन्हें हेल्प करता है। ओके, ये जो है मेन एक्टिविटीज़ है आईएमएफ के, इनको और डिटेल में समझते हैं अभी, और इससे हमें आइडिया लगेगा। और इनसे जैसा कि हमने देखा पॉलिसी, जो पॉलिसी मेकिंग है कंट्रीज़ की, और साथ में कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके साथ अलाइन करें, और वो इस तरीके के अलाइनमेंट हो कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, ग्लोबल इकोनॉमी भी ग्रो करे और सस्टेनेबल वे में ये ग्रो करे। ये चीज़ें जो है ध्यान में रखकर ये इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। और डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं, जो कि है लेंडिंग और ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये आईएमएफ में एक जो टर्म है वो है कोटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, QUOTA। ये कोटा एक्चुअली डिसाइड किया जाता है ईच एंड एवरी कंट्री कितना परसेंटेज आईएमएफ के जो रिजर्व्स है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने खुद की करेंसी से लेट्स से 8,000 रुपीज़ जो हैं दिए हैं। अब लेट्स से यूएसए ने अराउंड $1,000 दिए हैं,
तो इन दोनों को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो $1000 एक्चुअली 8000 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, $1000 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 80,000 रुपीज़ ये हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, इंडिया का ज़्यादा है या यूएसए का? यूएसए का। तो यूएसए इतने पैसे जो आईएमएफ को देता है ताकि आईएमएफ अपने जो एक्टिविटीज़ हैं ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड और ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कैरी आउट कर सके। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, किसका जो कोटा है वो ज़्यादा होगा, कोटा यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा यूएसए का है। और इस वजह से यूएसए को अलग अलग तरीके के राइट्स और हम कह सकते हैं प्रिविलेजेस मिलते हैं, जहाँ पर यूएसए ज़्यादा वोटिंग पावर यूएसए के पास होता है। कम से कम हम कह सकते हैं इंडिया से तो ज़्यादा वोटिंग पावर यूएसए के पास होगा ही, बिकॉज कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हो ज़्यादा है। इसके साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आईएमएफ देता है इन इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करने का वो यूएसए के साथ ज़्यादा है। और आईएमएफ के जो लोन्स हैं उसका एक्सेस भी यूएसए के पास ज़्यादा होता है। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है एक तरीके से कोटा के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो वो आईएमएफ इस तरीके से फंक्शन करता है। सो दैट डजंट मीन कि आईएमएफ बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प नहीं करता, बाकी कंट्रीज जो है उनकी हेल्प नहीं करता, सभी कंट्रीज़ की हेल्प करता है। बट जो वोटिंग पावर है इन सभी चीज़ों में कोटा के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आईएमएफ की फंक्शनिंग चलती है। अब कई बार जैसे कि इंडिया की हालत हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू हो गया था, जहां पर कंट्रीज़ अपने जो इंटरनेशनल लोन्स लिए गए हैं कंट्रीज़ के द्वारा वो वापस नहीं दे पाते। इन्होंने लोन्स तो ले लिए, अब वो लोन्स जब वापस नहीं देंगे तो उन्हें लोन देगा कौन आगे की एक्टिविटीज़ के लिए? तो वो कंट्री एक तरीके से लॉक लग जाता है कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। तो ऐसे में आईएमएफ इनकी हेल्प करता है, ये जो भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनको प्रोवाइड करके, राइट। तो जो भी आईएमएफ के लोन्स हैं, आईएमएफ लोन्स देगा कैसे? आईएमएफ को ये जो कंट्रीब्यूशंस जा रहे हैं उन पैसों को, उस कोटा को इस्तेमाल करके आईएमएफ एक्चुअली ये लोन्स देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और कई बार बोरो भी करता है कई कंट्रीज से, और ऐसे सिचुएशन में बोरो करने पर आईएमएफ जिस भी लेट से यूएसए से इसने बोरो किया, आईएमएफ को इंडिया को देना है $400 देने, बट आईएमएफ के पास $300 ही बचे हुए हैं। तो और $100 ये यूएसए से बोरो करेगा और सामने उसके सामने ये यूएसए को ये कह देगा कि आप जो है फ्यूचर में इन $100 को ले सकते हो, और इसे हम रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, यानी कि फ्यूचर में आप इस मनी को यूज़ कर सकते हो। रिजर्व ट्रांसपोजिशन कितना है यूएसए का? $100 का है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होगा, बट ये एक एग्जांपल है। इससे हमें रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता क्या है वो समझ में आ गया, राइट। तो ये जो लैंडिंग की जाती है, ये कंट्रीज़ को ये जो पैसे दिए जाते हैं वो एक्चुअली आईएमएफ के जो भी रिजर्व्स हैं, आईएमएफ के जो आईएमएफ में जिस तरीके से सारे कंट्रीज़ ने अपने पैसे रखे हुए उनका यूज़ किया जाता है, और इसे हम नॉन कंसेशनल लेंडिंग कहते हैं। जहाँ पर इंडिया ने अगर ये $400 मांगे हैं तो इसे लौटाना होगा। तो ये कंसेशनल लेंडिंग नहीं है, कोई दान धर्म नहीं कर रहा है आईएमएफ, ये जो है लौटाना होगा सूद समेत, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को हम नॉन कंसेशनल लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कई बार ऐसा होता है कि आईएमएफ के पास ही वो पैसे ना हो, तो जो कंट्री है जैसे यूएसए है वहाँ से ये पैसे लेगा और फिर ये पैसे जो है इसे दिए जाएंगे। और इस चीज़ के सामने आईएमएफ ये कह देता है कि यू हैव अ क्लेम ऑन आईएमएफ। अब $100 आपने दिए हैं तो ये $100 आप मेरे से कभी भी मांग सकते हो। अभी तो मैं नहीं दूंगा, पर कभी भी मांग सकते हो जब आपके यहाँ इशू होगा। उसे हम रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गई, राइट। तो
अब इंडिया को चार्जेस पे करने होंगे सूद समेत वापस तो करना ही होगा। और आईएमएफ जो है ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन प्रोवाइड करता है टू दिस कंट्री दैट इज़ यूएसए। अब यूएसए में लेट्स से कोई इशू आ गया, ऐसे में ये जो पैसे थे रिजर्व ट्रांच के वो जो है ये यूएसए जो है एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये था नॉन कंसेशनल लेंडिंग, जहाँ पर इंडिया को पैसे वापस से देने पड़ रहे हैं। अब लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल लेंडिंग देता है। आईएमएफ जो है लोन्स देता है जो कि काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट्स पे ये दिए जाते हैं, तो वो कंसेशनल लेंडिंग दी जाती है। और इसके साथ एक और टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इसे एसडीआर कहा जाता है इन शॉर्ट। और ये जो है एक तरीके का हम कह सकते हैं पोजीशन है या फिर इंटरनेशनल रिजर्व है जो आईएमएफ के पास है, राइट। ये एसडीआर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इस एसडीआर को यूज़ करके फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो एसडीआर एक्चुअली क्या है, एक रिजर्व है, राइट। एसडीआर एक रिजर्व है। लेट्स से इंडिया के पास 10 एसडीआर है और एसडीआर का अलग अलग हर एक करेंसी के सामने एक्सचेंज रेट होता है, वैल्यू होती है। लेट्स से $10 का एसडीआर है। अब इंडिया जो है आईएमएफ के पास से ये कहता है कि आईएमएफ मुझे एक एसडीआर के इक्वल जो डॉलर्स है वो मुझे चाहिए, और या फिर 2 एसडीआर के इक्वल जो डॉलर्स है वो चाहिए। कितने डॉलर्स देगा आईएमएफ? 2 एसडीआर के इक्वल जो है इसे अगर डॉलर्स चाहिए, एक एसडीआर का वैल्यू क्या है, $10 है। 2 एसडीआर के सामने डॉलर्स चाहिए तो कितने देगा, $20, राइट। तो इस तरीके से एसडीआर एक तरीके से एक रिजर्व, एक एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है। ये कोई करेंसी नहीं है बट एक रिजर्व है, ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व है। और आईएमएफ और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, अगर उनके पास एसडीआर्स हैं, एसडीआर्स आईएमएफ एलोकेट करता है हर एक कंट्री को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। ये एसडीआर अगर एलोकेटेड है तो ये सिर्फ डॉलर्स ही नहीं, किसी और करेंसी को भी, लेट्स से इंडिया कहता है कि मुझे जापान के साथ ट्रांजैक्शन करने हैं, मुझे येन चाहिए, तो येन जितना भी बनता है एक एसडीआर के सामने, 2 एसडीआर के सामने, उतना जो है आईएमएफ दे देता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनली एक हम कह सकते हैं रिजर्व का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। और इस एसडीआर की जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है, वो 5 मेन करेंसीज पर डिपेंड करती है। 5 मेन जो करेंसीज हैं उनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये करेंसीज के बारे में अभी देख लेते हैं। तो मेनली 5 करेंसीज़ के वैल्यूएशन, 5 करेंसीज़ के वैल्यू के बेसिस पर इसे सेट किया जाता है। कभी कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, बट देन हमें ये समझना होगा कि कौन से 5 करेंसीज़ को कंसिडर किया जाता है एसडीआर के वैल्यू को सेट करने के लिए। एक तो है यूएस डॉलर्स, देन वी हैव जो हमारा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है वो है, जापानीज़ येन है, और हमारा कह सकते हैं चाइना का रेमनिनबी जो है वो इंक्लूडेड है, इसके साथ में यूरोस इंक्लूडेड है। तो इनके वैल्यू के बेसिस पर आप देख सकते हो इनका वेटेज है, कंट्रीब्यूशन भी है। तो इनके कंट्रीब्यूशन इस तरीके से यूएस डॉलर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उनके वैल्यू के बेसिस पर एसडीआर की जो वैल्यू है वो सेट की जाती है, राइट। तो ये जब सेट किया जाता है, इसके सामने ये फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने समझ लिया। एसडीआर के बारे में और डिटेल में आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि एसडीआर एक तरीके से एक रिजर्व की तरह हेल्प करता है कंट्री के पास। अगर एसडीआर, इंडिया के पास एसडीआर है तो कोई भी किसी भी तरह की करेंसी जो है इन एक्सचेंज वो मांग सकता है, और वो एक्सचेंज की वैल्यू अब कह सकते हैं कि आईएमएफ डिसाइड करता है कि कितना करेंसी आईएमएफ देगा। ओके, तो वो चीज़ें हैं, और इन दोनों टर्म से रिलेटेड और भी डिटेल में हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोटा जो है इसके बारे में देखते हैं। तो कोटास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि हर एक मेंबर कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है उतना उसका वोटिंग राइट है, और वो जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम एक तरीके से कोटा कहते हैं। और ये कोटा इन्फ्लुएंस करता है कि कितना एसडीआर एलोकेट किया जा रहा है हर एक कंट्री को, उस चीज़ को भी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग कोटा है। एच डी आर के वैल्यूज़ में ये कोटा जो है डिसाइड किया जाता है। तो एच डी आर एक्चुअली ये जो रिज़र्व है इस तरीके से मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, ये जो कोटा है इससे डिसाइड किया जाता है कि कितना किसी कंट्री का वोटिंग पावर है, किस तरीके से आईएमएफ उन्हें हेल्प कर सकता है, और कितना जो है रिजर्व ट्रांसपोजिशन और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो सारी चीज़ें भी कई बार डिसाइड होती है इस कोटा के बेसिस पर। ओके, एसडीआर के एलोकेशंस भी इसके बेसिस पर डिसाइड होता है। होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो ये जो कोटा है, अगेन एज वी हैव सीन, ये एसडीआर जो एलोकेट किया जाता है, जैसे इंडिया है, इंडिया को कितने एसडीआर दिए जाएंगे वो डिसाइड किया जाएगा इस चीज़ पर कि इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है या फिर इंडिया का कोटा कितना है, राइट। तो ये कोटा जो है इस तरीके से हेल्प करता है। आगे हम एसडीआर के बारे में देखते हैं इन डिटेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, राइट। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एच डी आर एक्चुअली बेस्ड है ऑन 5 करेंसीज, जिस तरीके से हमने देखा। तो इससे रिलेटेड और डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1969 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो इसे हम एक रिजर्व एसेट कहते हैं, और ये जो रिजर्व एसेट है करेंसीज के एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है। ये एसडीआर किसके पास होगा? जो मेंबर कंट्री से उसके पास, आईएमएफ के पास होगा, और साथ में कुछ प्रिस्क्राइब्ड होल्डर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास ये एसडीआर होना चाहिए, ऐसा आईएमएफ को लगता है, तो वो एसडीआर उन्हें भी एलोकेट करता है, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं। और इसके साथ एसडीआर एक्चुअली एक यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में हेल्प करता है। यूनिट ऑफ अकाउंट यानी अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होगी तो आप रुपीज़ लेकर निकलोगे मार्केट में, और सामने वाला कहेगा कि इतने रुपीज़ आपको देने हैं। तो रुपीज़ जो करेंसी आपके पास है वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में हेल्प करता है, और ये करेंसी हर एक चीज़ के प्राइस को डिसाइड करने के लिए काफ़ी होता है, राइट। इसी तरीके से ये जो एसडीआर है हर एक करेंसी के एक्सचेंज के लिए एसडीआर का यूसेज, और आईएमएफ की कई एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए भी एसडीआर का यूसेज किया जा सकता है। तो इस वजह से इसे यूनिट ऑफ अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। सारे अकाउंट्स जो हैं वो आप इसके टर्म्स में रख सकते हैं। साथ में ये एक यूनिट की तरह यूज़ किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल टू डिसाइड कि हर एक एंटिटी को, हर एक कंट्री को कितने करेंसी अगर वो मांगता है वो दिया जा सकता है इन फ्रंट ऑफ एसडीआर्स। ओके, तो इस वजह से यूनिट ऑफ अकाउंट इसे कहा जाता है। और ये आईएमएफ और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये हेल्प करता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब वैल्यू अगर हम देखें एसडीआर की किस तरीके से डिसाइड की जाती है, वो डिसाइड की जाती है बेस्ड अपॉन सम करेंसीज, और ये करेंसीज का कंट्रीब्यूशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर उनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। तो फ्रीली यूजेबल करेंसीज, किस करेंसी को कंसिडर किया जाएगा? रुपी क्यों नहीं है एसडीआर के वैल्यूएशन में? क्योंकि रुपी एक्चुअली एक फ्रीली यूजेबल करेंसी अभी तक नहीं है, यानी कि इंटरनेशनली रुपी अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ यूज़ हो रही है, बट डॉलर की बात करें तो पूरे दुनिया में यूज़ हो रही है। तो इस तरीके के जो करेंसीज है जो पूरे दुनिया में यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम फ्रीली यूजेबल करेंसीज कह सकते हैं। करेंसी that IMF determines is widely used to make payments, widely traded in principal exchange markets, तब हम उसे freely usable कहते हैं। widely यानी कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इसका यूज़ हो रहा हो, तो रुपये का तो नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। और ये एसडीआर की जो वैल्यू है वो डेली कैलकुलेट की जाती है, डेली इस वैल्यू को चेंज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ये एसडीआर की वैल्यू इस तरीके से करेंसीज पे बेस्ड है, और इस का हम कह सकते हैं कि हर एक दिन के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। और ये जो एसडीआर है वो 5 करेंसीज पे बेस्ड है, ये हमने देखा। और ये जो 5 करेंसीज है ये रिव्यू किए जाते हैं हर एक 5 इयर्स में। चाहिए तो एक नई करेंसी को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी करेंसी है उसे हटाया जा सकता है बेस्ड अपॉन उस करेंसी का इंटरनेशनली किस तरीके का परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो यूज़ किया जा रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं 2015 में लेटेस्ट आप देख रहे हो चाइनीज़ रेमनिनबी उनका जो करेंसी है उसे इंक्लूड किया गया था 2016 में। इफेक्टिवली ये इस बास्केट का पार्ट बन गया, पहले 4 ही थे, अब ये जो है 5th करेंसी चाइनीज़ करेंसी को इंक्लूड किया गया एज पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि चाइनीज़ करेंसी भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल इसका जो इम्पोर्टेंस है इसकी वजह से ये किया गया। और ये एचडीआर जैसा कि हमने देखा कोटा के बेसिस पर इसे एलोकेट किया जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर जो है एचडीआर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। और एचडीआर की अगर हम बात करें, ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये कोई करेंसी नहीं है, ना कि कोई क्लेम है आईएमएफ पे। इट इज़ नॉट अ करेंसी, इट इज़ नॉट अ क्लेम। एचडीआर है क्या फिर? ये एक रिजर्व है, एक रिजर्व, यानी कि एचडीआर सिंपली एलोकेट किया जाता है। कोई अगर आप रुपये की बात करो तो नोट कॉइन्स आपके पास होंगे, एचडीआर का ना कोई नोट है ना कॉइन है, बट ऐसी एक रिजर्व है जिसको आप जो एलोकेट किया जाता है बाय आईएमएफ। लेट्स से इंडिया को 10 एचडीआर एलोकेट किए गए, 10 एचडीआर वो एक्सचेंज कर सकता है फॉर एनी ऑफ द करेंसीज, एक्सचेंज अगेंस्ट फ्रीली यूजेबल करेंसीज। एंड एचडीआर इक्वल्स टू बास्केट ऑफ करेंसीज, है ना, 5 करेंसीज का जो बास्केट है। क्राइटेरिया जो है इन करेंसीज का वो ये है कि टॉप 5 जो एक्सपोर्टर्स हैं ऐसे होने चाहिए, ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये करेंसी मेनली यूज़ किया जा रहा है, वो करेंसी जिस कंट्री में यूज़ किया जा रहा है वो कंट्री वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री होना चाहिए। दूसरा है फ्रीली यूजेबल होना चाहिए। फ्रीली यूजेबल का मीनिंग हमने देखा पेमेंट ट्रांजैक्शंस में, मोस्टली दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में उसका यूज़ हो रहा हो, और इसे हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। वैल्यू डेली डिटरमाइन की जाती है। लेटेस्ट जो ऐड किया गया चाइनीज़ रेमनिनबी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ दीज वीडियोज। अब आईएमएफ का अगर हम देखें तो 1944 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, और ये हम कह सकते हैं कि एक्स ऑफिशियल जो गवर्नर ऑफ द बोर्ड है ऑफ आईएमएफ का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसमें हर एक कंट्री का एक एक्स ऑफिशियो गवर्नर जो है वो होता है, जो भी मेंबर कंट्रीज है। इसी तरीके से इंडिया का मेंबर कंट्री, इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है, इस वजह से इंडिया का भी एक्स ऑफिशियो गवर्नर हम कह सकते हैं वहाँ पर है। और ये एक्चुअली होता है इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो अगर आईएमएफ में जाएगा तो दैट फाइनेंस मिनिस्टर विल बी कॉल्ड एक्स ऑफिशियो गवर्नर हु इज़ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कई सारे गवर्नर्स एक साथ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब 1970s में हम कह सकते हैं कि इंडिया एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का हो गया। इंडिया बिकेम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईएमएफ, और टॉप 5 कोटा जो एलोकेशन है उसमें से इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री, ठीक है। टॉप 5 जितना ज़्यादा एलोकेट किया जा रहा है, तो टॉप 5 में से वन ऑफ द कंट्री वाज इंडिया, और इंडिया को एक परमानेंट सीट भी मिली इन आईएमएफ। अब कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आईएमएफ है उसने 1991 में इंडिया को प्रोवाइड किया था। हम जानते हैं हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लिया और क्राइसिस जो आया था उस समय, इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम में 2008 में इंडिया को आईएमएफ ने हेल्प किया, 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था, एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे इश्यूज जो है उस समय आए थे, कोलैप्स हुए थे कई सारे बैंक्स। उस समय आईएमएफ ने काफ़ी कंट्रीज़ को हेल्प किया, उनमें से इंडिया को भी किया, और इंडिया ने 4.5 बिलियन रिसीव किया इस समय में। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 6th लार्जेस्ट कोटा एलोकेशन इंडिया को किया गया है, 2.76% कोटा एलोकेट किया गया है इंडिया को, यानी कि इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है और उसके सामने इतना परसेंटेज कोटा में एलोकेट किया गया। कोटा एलोकेट करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो वोटिंग राइट्स हैं वो इसके प्रोपोर्शन में होंगे, हमारा जो एलोकेशन ऑफ एसडीआर है वो भी इसके प्रोपोर्शन में होंगे, राइट। वोटिंग शेयर हमारा 2.63% है, राइट। तो ये दोनों सेम नहीं है, बट इनका जो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बट प्रोपोर्शन इनका सेम होगा, राइट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया अबाउट आईएमएफ। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आईएमएफ से रिलेटेड फंक्शंस पूछे गए हैं। आईएमएफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद आईएमएफ गोल्स। आईएमएफ कैन हेल्प मेंबर कंट्रीज टू कंप्लाई विद आईएमएफ गोल्स बट डज नॉट हैव लीगल अथॉरिटी टू सुपरवाइज मेंबर कंप्लायंस। हमने देखा कि आईएमएफ जो है कंप्लायंस, अगर आईएमएफ ने कुछ कहा है, जैसे
इंडिया में कहा था 1991 में कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी तभी आपको लोन मिलेगा, तो उसको मॉनिटर करना और लीगली उससे वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं इंडिया, ये चीज़ भी इंश्योर करने का पावर IMF के पास होता है। यहाँ पर क्या दिया गया, इट डज नॉट हैव द लीगल अथॉरिटी टू सुपरवाइज मेंबर कंप्लायंस। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही नहीं है। जैसे ही हम वो करते हैं हमारा सही जवाब 1, 3 and 4 ओनली आ जाता है। ड्यूरिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट IMF लोन देता है, सर्व्स एज अ कैटलिस्ट असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज इन मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फंडिंग। जी हाँ, एक्सटर्नल फंडिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। सो डी अगर आपने आंसर किया दैट इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके 5 आउट ऑफ आपका जो स्कोर है वो आपको कैलकुलेट करना है। दीज आर द राइट आंसर्स। ऑल द बेस्ट।